नमस्कार, मनी गुरु के आज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आ रही है नजदीक और हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग हों जो अभी हमारा शो देख रहे हैं जिन्होंने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। और अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जिन्होंने किसी कंफ्यूजन के चलते अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है या जानना चाहते हैं किसी सवाल का जवाब, तो आज के इस शो में हम आपके तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। और आपको बताएं, आप इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हम फेसबुक पर भी लाइव है। फेसबुक पेज जो हमारा है @Zee Business Online, उस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और ट्विटर पर भी @Zee Business आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी अभी लाइव हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से आपके इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरीज का जवाब लेने की। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हैं, उनका स्वागत करते हैं शो में। सुनील जी, वेलकम टू द शो। और एक बार फिर से एक ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर हम आपके साथ शो कर रहे हैं जब ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। कई लोगों के मन में अभी भी कई कंफ्यूजन है बहुत छोटी छोटी बारीकियों को लेकर, जिसको हम कोशिश करेंगे आपके जरिए दूर करने की। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है वो अब जब बैठेंगे अपना ITR फाइल करने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना है, चेकलिस्ट क्या बनाएं? देखिए स्वाति, जैसे समय गुजरता जा रहा है, डेडलाइन बहुत करीब आ रही है और पिछले दिनों रेवेन्यू सेक्रेटरी का बयान भी आ गया कि हम डेट बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि 31 जो डेट है अभी जो उस पे हम डेडलाइन की बात कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए है। वो लोग जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है उनको रिटर्न फाइल करनी है, या जिनकी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन नहीं होती है। यानी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं 44A, तो आप तुरंत अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। और जहां तक चेक लिस्ट का सवाल है, हम हर शो में बताते हैं, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो आप ध्यान रखिए कि आपका फॉर्म 16, उसकी डिडक्शंस और AIS और 26AS, इन तीनों को जरूर मिला लीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन AIS में आ चुकी है, हम भूल जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। और अगर आप 44AD प्रेजेंटिव स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर सलाह कर लीजिए कि कहीं मैं किसी का वायलेशन तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 44AD और 44ADA ये जहां बेनिफिट देते हैं वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और आप व्यापार से इनकम करते हैं तो आप चेक कर लीजिए आपको बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, उन इंफॉर्मेशन का देना बहुत जरूरी है स्वाति। अदरवाइज अगर रिटर्न डिफेक्टिव हो गई, अगर आपको नोटिस आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आपको ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न कभी फाइल ही नहीं की थी। बिल्कुल, तो आपको कई ऐसी चेकलिस्ट का ख्याल रखना है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिटर्न भरने की जरूरत है। तो रिटर्न की चेकलिस्ट आप सबके सामने है। किन किन चीजों का मिलान करना है, किन फॉर्म्स को देखना है, सही तरीके से उसको समझना है, उसके बाद आप अपनी रिटर्न भरिए तसल्ली से। आपने सैलरीड एम्प्लॉयज की बात की, स्पेशली हम अलग अलग स्कीम्स की भी बात करेंगे जिसके अंतर्गत अलग अलग जो पेशे से जुड़े होते हैं लोग शामिल होते हैं। उसके अंतर्गत जो नौकरी पेशा है उनको स्पेसिफिकली सबसे पहले किन जानकारियों को ITR में भरना होता है और क्या तैयारियां करके रखनी है किसी एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए? देखिए स्वाति, सबसे बड़ा चंक रिटर्न फाइल करने वालों का है वो सैलरीड एम्प्लॉयज का ही होता है और उनका TDS जनरली एम्प्लॉयर काट लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां करने वाले भी नौकरी पेशा वाले ही हैं, क्योंकि ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप चेक करिए आपका जो फॉर्म 16 आया है, जो डिडक्शंस आपने क्लेम की हैं, जो आपने अपने एम्प्लॉयर को लिख के दिया था, वो बाकायदा क्लेम की गई है नहीं की गई है, और उनको अपना AIS जरूर देना चाहिए। इसके अलावा जो गलतियां करते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। नंबर 1, आप यही बात रखिए ध्यान में कि अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस की क्लेम लिया है, बहुत सारे एम्प्लॉय देते हैं HRA का क्लेम, तो आपको लैंडलॉर्ड के रेंट की रसीद होना बड़ा जरूरी है, उसका पैन नंबर लेना भी बड़ा जरूरी है। दूसरा कंफ्यूजन होता है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट को लेके। देखिए लोग समझते हैं कि मैंने जितना भी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो मेरी सैलरी इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल 2 लाख रुपए एडजस्ट होते हैं। अब 2 लाख रुपए तो एडजस्ट कर लिए, बाकी क्या खराब हो गए, बाकी क्या वेस्ट हो गए? ऐसा नहीं है जी। आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले सालों के लिए। लोग कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं।
उसके अलावा आजकल चूंकि शेयर मार्केट बूम पर है स्वाति, तो बहुत सारे लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है। सिचुएशन ये होती है कि अगर फ्यूचर ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं एफ एंड ओ में, तो मान के चलिए कि वो इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है। बिजनेस इनकम आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा, आप आईटीआर 1 या 2 में नहीं बढ़ सकते हैं अगर आप एफ एंड ओ में काम कर रहे हैं। और दूसरी बड़े मजे की बात है, अगर एफ एंड ओ की ट्रांजेक्शन का टोटल 10 करोड़ से ऊपर हो गया तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना होगा। इसी तरीके से अगर आपको लॉस हो जाता है एफ एंड ओ में, तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, घबराइए मत। अगर आप इंट्राडे ट्रांजेक्शन करते हैं कोई सैलरीड एम्प्लॉई, तो जनरली गलती करते हैं, वो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होता है, वो बिजनेस तो होता है लेकिन स्पेकुलेटिव लॉस या प्रॉफिट माना जाता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, तो फिर आपकी चॉइस है, आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल गेन में ले लीजिए, और आप बहुत ज्यादा करते हैं तो आप उसको अपनी बिजनेस इनकम में मान लीजिए। एक गलती और करते हैं लोग, क्योंकि उनके पास जो इनकम आती है सैलरीड एम्प्लॉय के पास में, या तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट से आती है, या सैलरी से आती है, या डिविडेंड से आती है। पहले डिविडेंड पे टैक्स नहीं होता था क्योंकि डीडीटी हुआ करता था, अगर आप डिविडेंड आता है तो आपको टैक्स देना है। और लास्ट में अगर आपको कोई ब्याज की इनकम है, चाहे सेविंग अकाउंट से है, चाहे आपके एनएससी से है, चाहे और कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, उसको दिखाना मत भूलना। ओके, तो काफी चीजें हैं जो आपको नहीं भूलनी है अगर आपको समय पे रिटर्न भरना है और किसी गलती से बचना है। एक सवाल हमारे पास आ रहा है हाउसिंग लोन से जुड़ा हुआ ही। सुनील जी, आपने कहा कि 2 लाख रुपए से अतिरिक्त ब्याज को आप कैरी फॉरवर्ड करना न भूलें। एक तो ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कैसे करें कैरी फॉरवर्ड? देखिए, एक तो सरकार ने अच्छी बात यह की थी कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पहले एक हुआ करती थी, सरकार ने 2 कर दी थी। ये माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी बात को मान लिया था और 2 उन्होंने कर दिया था। तो अब आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। लोगों को दिक्कत ये आती थी कि एक मकान उनका मान लीजिए जहां नौकरी करते हैं वहां पर है, एक वहां पर है जहां पे उनका रेजिडेंशियल प्लेस है या जहां से वो बिलोंग करते हैं, तो एक पे वो इनकम देना पड़ता था टैक्स की, चाहे वो खाली है। लेकिन अब आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात और याद रखनी है कि आपने जो कैरी फॉरवर्ड किया, पहली बात तो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट होगा केवल जब आपको हाउस से ही इनकम होगी। यानी अगर आपने वो मकान कहीं किराए पे दे रखा, अपना दूसरा मकान, वो कोई इनकम आपको दे रहा है, तो फिर आप उससे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते उसको। अगली साल ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लो इस बार 3 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट है, 2 लाख तो आपने एडजस्ट कर लिया, 1 लाख कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो 1 लाख अगले साल की सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, वो खाली रेंटल इनकम से ही एडजस्ट होगा। लोग ये भी गलती करते हैं। ओके, एक सवाल फेसबुक पर हमारे पास आ रहा है सुनील जी। सुनील फिरके साहब का ये कह रहे हैं कि हाउ कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ 80D? 80D के तहत एडवांटेज वो कैसे लें जो उन्होंने 40,000 रुपए अपनी सीनियर सिटीजन मदर पे खर्च किए हैं उनके इलाज पर? बहुत अच्छा है, सरकार ने आपको मौका दिया है अपने माँ बाप की सेवा करने का। सरकार ने 2 बेनिफिट दिए हैं एटीडी में। पहला बेनिफिट 25,000 रुपए तक का प्रीमियम, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो अपनी फैमिली के लिए, और 50,000 रुपए का प्रीमियम अपने पेरेंट्स के लिए। पहले दिक्कत ये आती थी स्वाति की, बहुत सारी कंपनियां मेडिक्लेम करती नहीं है सीनियर सिटीजन का, जो आप 70 साल के हैं आपका मेडिक्लेम नहीं करती है। तो सरकार ने एक बेनिफिट और दे दिया कि अगर आप खर्चा कर रहे हैं वो, तब भी हम आपको 50,000 रुपए की छूट दे देंगे, लेकिन आपको दवाइयों के बिल रसीद आपके पास होने चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखना है, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, अगर आपने मेडिक्लेम करवाया अपने पेरेंट्स का और चाहे 10,000 रुपए दे दिए, तो फिर बाकी 40,000 की छूट आपको नहीं मिलेगी। या तो मेडिक्लेम ना करवाइए तो 50,000 ले लीजिए, या सीधा आप मेडिक्लेम करवा लीजिए तो बाकी छूट नहीं मिलेगी खर्चों की। अब जो व्यापारी लोग हैं वो कई सवाल हमारे पास आ रहे हैं 44AD को लेकर। कौन इसका फायदा ले सकता है और कौन से व्यापारी 44AD का फायदा लेते हैं और कौन सा फॉर्म उन्हें भरना होता है? पहली बात तो फॉर्म याद रखिए, आपको फॉर्म होगा ITR 4, 4 नंबर। दूसरी बात, ये स्कीम सरकार क्यों लेके आई थी? छोटे व्यापारियों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनानी हो, उनको ऑडिट ना करवाना पड़े, इसलिए सरकार ने स्कीम लाए थे। और कहा था कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, पहली बात याद रखिए, टैक्स ऑडिट 1 करोड़ पर हुआ करता था, लेकिन 2 करोड़ की लिमिट दी थी। आप 44AD में चले जाइए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में, आप 8% उसका अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, उस पर टैक्स दे दीजिए और सो जाइए। बाद में 8% को घटाकर 6% कर दिया था अगर आप चेक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं।
आरटीजीएस से कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं तो 8% और चेक से कर रहे हैं तो 6% टैक्स दे दीजिए, यानी 2 करोड़ की सेल 12 लाख प्रॉफिट दिखाइए और सो जाइए। लेकिन इसमें कुछ राइडर्स हैं, कुछ कैविएट हैं। नंबर 1, अगर आपकी कमीशन से इनकम है आपको नहीं मिलेगा 44AD, और विशेषकर जो आड़ती हमें सुन रहे हैं, कच्चे आड़ती छोटे शहरों के, आपके लिए 44AD नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम कमीशन से मानी जाती है। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट से इनकम है आपको नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशन से आपकी इनकम है, तो आप 44AD नहीं ले सकते, 44ADA में जाएंगे। और स्वाति, जो कंफ्यूजन होता है हमेशा इस बात को लेकर कि अगर मैंने 44AD से बाहर आ गया तो क्या मैं अगले साल जा सकता हूं? आप नहीं जा सकते। एक बार आप बाहर आ गए तो 5 साल के लिए वो रास्ता, वो दरवाजा आपके लिए बंद हो जाता है, और 5 साल तक रेगुलरली आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। छोटे व्यापारियों को फायदा दिया है, लेकिन कुछ जंजीरें हैं, कुछ बंधन है, उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, तो व्यापारियों के लिए 44AD बड़े काम का ये सेक्शन ध्यान रखेगा। इस पर चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है, उनका टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हम लेते हैं। शिव कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर कर्नाटक से। बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। क्या है आपका सवाल? मैडम, सीनियर सिटीजन, एज 67 ईयर्स जी। मेरा पेंशन इनकम है 5,32,000। ओके, हेलो, इसके साथ यस वी कैन हियर यू सर, पूछिए। यस मैडम, डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ 1,12,000, उसमें टीडीएस कट हुआ है एक्चुअली। इन एडिशन टू दैट, सो मंथली 9,000 रेंट इज देयर। ओके, तो इनका ये पेंशनर है सुनील जी, 67 इयर्स इनकी एज है। मैं सुनील जी से सब आपका जवाब ही ले रही हूँ। शिव कुमार जी, इनकी रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ब्याज भी, बेसिकली बैंक से ब्याज आय भी है, कमीशन ऑन इंश्योरेंस बिजनेस भी है, एग्रीकल्चर इनकम भी है। कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए की इनकी आय है। कौन सा फॉर्म ही सिलेक्ट करें, कहां पर आएंगे? शिव कुमार जी, आपको लगता होगा कि मुझे ITR 1 ये फॉर्म लगेगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। कारण क्या है उसका? क्योंकि आपकी बीमा कंपनी से जो कमीशन आ गया वो आपकी बिजनेस इनकम हो गई, और जैसे ही बिजनेस इनकम हुई आप ITR 1 यानी सहज से आप बाहर चले गए, ITR 3 में चले जाइए। एक फायदा सरकार ने आपको भी दिया है, बीमा कंपनी वालों को, कि अगर आपकी कमीशन 50,000 रुपए से कम है तो फर्स्ट ईयर पर आप डिडक्शन ले सकते हैं 50%, और उसके बाद में आप ले सकते हैं 15% रिन्यूअल कमीशन पे। उसके लिए आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रिडक्शन CBDT हमने सर्कुलर के माध्यम से आपको दे रखी है। ओके, एक फेसबुक पर सवाल प्रेरणा शाम से पूछ रही हैं। ये कह रही हैं कि लास्ट फिस्कल ईयर में इनकी कोई इनकम नहीं थी, ना सैलरी से ना ऑक्यूपेशन से। हाँ, इनको इक्विटीज से 1.5 लाख से कम का प्रॉफिट जो आय है वो जरूर हुई है। इनको कौन सा ITR फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, अगर आपकी खाली 1.5 लाख रुपए की इनकम है और बाकी पैरामीटर्स में आप नहीं आते हैं जो 139 सेक्शन में दे रखे हैं, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कीजिए। लेकिन अगर आपको इक्विटी से इनकम है, और इक्विटी से मैं समझ रहा हूं आपको कैपिटल गेन से इनकम है, इसका मतलब सेल परचेज ऑफ कैपिटल गेन, चाहे शॉर्ट टर्म और चाहे लॉन्ग टर्म, तो आप ITR 1 आपके लिए भी नहीं है। बदल गए हैं नियम, ITR 2, जैसे ही आप जाते हैं कैपिटल गेन में आप ITR 2 में चले जाते हैं। ओके, अशोक जहांगीर थाने से इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अशोक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ऐसा है कि ना ATG और ATGBC में जो दोनों डिडक्शन लेते हैं, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है क्या 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का? देखिए अशोक जी, पहले हम समझते हैं ATG क्या है। ATG है जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को डोनेट करते हैं, या किसी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को आप डोनेट करते हैं, तो आप ATG में जाते हैं। ATG में नियम है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे रहे हैं तो 100% छूट मिलती है, कुछ फंड्स में 50% है, और उसमें एक राइडर है कि 10% आपकी ग्रोस टोटल इनकम तक आप छूट ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिया किसी ट्रस्ट को, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए की छूट आपको मिलेगी, 10%। लेकिन ATGGC क्या है? ATGGC है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं डोनेशन, या आप इलेक्टोरल ट्रस्ट में दे रहे हैं, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे की जब बात होती है तो सारी रेस्ट्रिक्शन हटा देती है। तो हटा दी रेस्ट्रिक्शन, कह दिया ATGGC में आप कितना भी डोनेशन दे दीजिए, पूरा अमाउंट आपको छूट मिल जाता है।
बशर्ते वो पॉलिटिकल पार्टी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 29 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चलिए, आईटीआर से जुड़े हुए सवाल हम आपके ले रहे हैं आज मनी गुरु में, और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग के गौरव इस वक्त हमारे साथ है। एक और कॉलर, उनसे करते हैं बात और लेते हैं उनका सवाल उदयपुर से। गौरव जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी सर, वो मैम एक्चुअली मेरा क्या है, वो आईटीआर मेरे को भरना था। अभी हमेशा हर साल तो मैं आईटीआर 1 भरता हूँ, लेकिन इस बार मैं वो मेरा कुछ कैपिटल गेन से वो आईपीओ वगैरह से कुछ खुले थे और उसमें हुआ था, तो क्या मुझे वो करने के लिए उसको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा क्या उसके लिए? ओके, कितना कैपिटल गेन हुआ है आपका? ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना? यस यस। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ने, कौन सा आईटीआर फॉर्म भरे ये? देखिए स्वाति, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ तो आईटीआर 2 में आपको डिटेल देनी है। सरकार ने एक फायदा दिया है आपको कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इक्विटी पर है, जिस पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रखा है, ध्यान से सुनने वाली बात है, तो केवल रेट 15% है, रिड्यूस्ड रेट 15% आपको टैक्स देना है, चैन से सुझाइए। लेकिन अगर आपका एसटीटी पेड नहीं है, आपने ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कर ली है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो रेट लगेगा स्लैब रेट 30% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक सवाल फेसबुक पर आ रहा है, पंकज मेवाड़ा साहब का, कह रहे हैं कि अगर सैलरी के साथ प्रोफेशनल इनकम हो, जैसे एलआईसी कमीशन अगर है इनकी, तो आईटीआर 4 से काम चल जाएगा या फिर आईटीआर 3 इन्हें भरना होगा? देखिए, अगर आपकी सैलरी के साथ में कमीशन इनकम है, तो मैंने बताया था कि कमीशन इनकम पे आपको ना 44 एडी का बेनिफिट मिलता है ना 44 एडीए का। आपको कमीशन इनकम वालों को अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर बनानी होती है, बैलेंस शीट पे खर्चे दिखाने होते हैं, रिटर्न फाइल करनी होती है, और आईटीआर फॉर्म ना 1 जाएगा ना 4 जाएगा, आईटीआर फॉर्म जाएगा 3 नंबर, इसलिए ध्यान रखिए। ओके, ठीक है। अब एक और सवाल, इनफैक्ट आप जब स्कीम 44 सेक्शन 44 एडी, और क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है सर ये टर्मिनोलॉजी, इसलिए आप इसको थोड़ा आसान करके बताइए। आपने 44 एडी के बारे में हमें बताया, जो व्यापारियों के लिए है। 44 एडी एक बार फिर से थोड़ा सा नटशेल में बताइए, कैसे फायदा लें, और 44 एई ये किन के लिए स्कीम है? देखो, 3 स्कीम है। 44 एडी हमने बता दिया था आपको, ये बताया था कि व्यापारी ले सकता है, लेकिन किसके लिए नहीं है वो बता दिया। 44 एडी प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन कौन से प्रोफेशनल जो नोटिफाइड है 44 AA में? आप डॉक्टर है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एडवोकेट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप फिल्म आर्टिस्ट है, आप तभी फायदा ले सकते हैं। अगर 44 AA में नोटिफाइड नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसके प्रोविजंस क्या है? 50 लाख रुपए तक, उसमें 2 करोड़ की लिमिट थी, इसमें केवल 50 लाख है, यानी 50 लाख से अगर ज्यादा लिमिट है फिर तो आपको टैक्स रेट करवाना ही करवाना है प्रोफेशनल्स को। 50 लाख से कम है तो 50% प्रॉफिट दिखा दीजिए। डॉक्टर है, 50% प्रॉफिट दिखा दीजिए, आराम से सुझाइए, कोई झंझट नहीं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं। लेकिन अगर आप 50% से कम दिखा रहे हैं प्रॉफिट, तो 50 लाख की टर्नओवर से कम, 40 लाख की टर्नओवर भी है, फिर भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना होता है। इस बात को ध्यान रखिए। एक जो लोग गलती करते हैं, वोकेशन इसमें नहीं आता है। आप टीचर हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप 44 एडी में कवर नहीं होते। आप जिम ट्रेनर हैं, आप योगा ट्रेनर हैं, आप 44 एडी में कवर नहीं होते। आप ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, आप 44 एडी में कवर नहीं होते हैं। खाली प्रोफेशन शब्द है, वोकेशन नहीं है इसमें। ओके, इनफैक्ट एक ऐसा ही सवाल हमारे पास है इससे जुड़ा हुआ, सुनील जी, वर्षा तंवर का सवाल हमारे पास आ रहा है ईमेल पे। ये कह रही है कि अगर मानिए किसी का जिम है, बिल्डिंग दे रखी है, जिम ट्रेनर भी है और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, अपने इक्विपमेंट्स भी है, तो वो किस स्कीम में जाए? 40 एडी में या फिर 44 एडीए में? नहीं, आप 44 एडी में नहीं जा सकते। हाँ, आप 44 एडी में जा सकते हैं, उसमें कोई बार नहीं है, कोई डिबार नहीं है। उसमें 3 कंडीशन थी, आप उसमें नहीं आते हैं, आप जिम चलाते हैं, आप 44 एडी में चले जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब 8% या 6% प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो 94% खर्चा क्लेम कर रहे हैं, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए।
एक और सवाल हमारे पास FM शेख साहब का है। इनफैक्ट थोड़ा मिलता जुलता है, जो हमने पहले एक फेसबुक पे से सवाल लिया था। इन्होंने अपनी माँ के मेडिक्लेम प्रीमियम पर प्रीमियम पे किया था, तो क्या इनको छूट मिलेगी? और दूसरा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि इनको अपनी कंपनी से इनके कोविड इलाज के लिए पैसे मिले थे, तो उस पर भी क्या ये टैक्स छूट ले सकते हैं? पहले सवाल का जवाब जैसे मैंने बताया था, अगर आपने मेडिक्लेम करवा लिया है तो 7,500 की छूट ही मिलेगी, फिर आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर की छूट नहीं मिलेगी। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते 7,500 तो मेडिक्लेम करवा लिया और 42,500 आपने मेडिकल खर्चा मांग लिया माता जी का, वो नहीं मिलेगा, 7,500 ही मिलेगा। दूसरा, कोविड के लिए स्वाति, माननीय वित्त मंत्री जी पिछले साल एक सर्कुलर लेके आई थी जून के महीने में। उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2022 में वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगर आपको कोरोना के इलाज के लिए पैसे मिले, चाहे एम्प्लॉयर से मिले हो, कंपनी से मिले हो, पड़ोसी से मिले हो, कहीं और से भी मिले हो, कोई पैसा मिला हो, आपको इनकम टैक्स में छूट है। धारा 56(2)(10) में वो परिवर्तन कर दिया गया था। ऐसे अगर आपको एम्प्लॉयर से पैसा मिला 10 लाख, एम्प्लॉयर के अलावा 10 लाख तक डेथ के केस में मिला था, तब भी आपकी छूट थी, उसमें कोई टैक्स नहीं था। और एम्प्लॉयर से कोई अमाउंट मिला हो डेथ पे, वो भी एग्जेम्प्ट है। ओके, एक और सवाल जल्दी से लेते हैं। मुंबई से मिलिंद वैद्य ईमेल पर सवाल पूछ रहे हैं। 60 साल है इनकी उम्र। ये कह रहे हैं कि इनके एम्प्लॉयर से इन्हें पिछले 4 साल का एरियर इकट्ठा मिला है। अब क्या उन्हें अब मौजूदा वित्त वर्ष में टैक्स देना पड़ेगा? ये 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो एरियर पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? मिलिंद जी, आपकी समस्या का समाधान करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको एक साथ टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको 5 लाख एरियर मिल गया, तो 5 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए ईयर वाइज, और धारा है 89(89). आप जिस साल का एरियर है उस साल की इनकम को रिकम्प्यूट कर लीजिए। रिकम्प्यूट करने के बाद में आप टैक्स निकाल लीजिए, और जितना टैक्स आपने उन 4 सालों में 5 सालों में जमा करवाया था, उस डिफरेंस को आप जमा करवा दीजिए। लेकिन एक गलती ना करना, लोग गलती करते हैं, फॉर्म 10E फाइल नहीं करते हैं। अगर आपने फॉर्म 10E फाइल नहीं किया तो 89 का रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। एरियर का आपको क्लेम लेना है, 10E फाइल कीजिए, रिकम्प्यूट कीजिए और बेनिफिट ले लीजिए। ओके, समय इतना ही है, इतने ही हम सवाल ले पाएंगे, लेकिन बहुत सारे हमने कंफ्यूजन को दूर करने की आपके जरिए कोशिश की है सुनील जी आज अपने इस हेल्पलाइन शो में। बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए। और आज के शो में तो बस इतना ही।